फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम 2011 का जो पेपर है उसमें हिंदी सेक्शन को देखेंगे। आपको सीडीपी और ईवीएस का सेक्शन मिल चुका है। तो हिंदी का सेक्शन आपको देखना था। हिंदी का सेक्शन शुरू होता है 90 से यानी 91 से लेकर 120 तक। तो उसे देखेंगे। इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे यानी पेडागोजी और जो गद्य और पद आते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सेक्शन को देखते हैं। मैं थोड़ा सा पेज को बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। वैसे भी इस बुक में आपको क्रिस्टल क्लियर सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ में दिए गए चित्रों को का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि आपको जो 91 का क्वेश्चन है उसमें क्या है, पाठ में जो चित्र होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको चित्र का उद्देश्य यानी कि पिक्चर क्यों होती है किसी भी चैप्टर में, यानी कि चैप्टर में पिक्चर का क्या रोल होता है, क्यों होती है। आपने देखा होगा कि जो 1 से लेकर 12 तक की जितनी भी किताब है सबसे ज़्यादा उनमें चित्र मिलते हैं और सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के 1 से लेकर 5 तक के में जितने चित्र मिलेंगे वो हद से ज़्यादा होंगे। जैसे एक पेज पे हर 2 चित्र, इस तरह के चित्र मिलेंगे। क्यों मिलते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो चित्र से अट्रैक्टिव होता है। इसी वजह से अट्रैक्शन की वजह से चित्र ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या कहा है, इसका आंसर क्या है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जो आपने देखा होगा कि चित्र का मतलब ये है, आप बच्चों की बुक में चित्र दे दीजिए और चित्र में पूरे बच्चा वो समझ जाएगा कि पहले स्टेप में ये काम हुआ, दूसरे स्टेप में ये हुआ, तीसरे स्टेप में ये हुआ, चौथे स्टेप में ये हुआ। तो वो कहानी पूरी अपने आप बना लेगा। यानी कि अमूर्त संकल्पना है उसको समझ सकता है, इसलिए चित्र को ज़्यादा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। भाषा अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो भाषा आपको पता ही है, बोलना और लिखना, यानी कि बोलना और लिखना हो जाएगा इसका आंसर। आपको देखिए जो 4 स्टेप है, बोलना लिखना सुनना, जो 4 स्टेप है वो आपको क्रम से पता होने चाहिए। तो आपको जो क्रम से है वो अगर नहीं पता है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो वो जो कौशल है, चलिए आपको मैं बता ही देता हूँ। पहला आता है सुनना। क्या होगा, सुनना। ये सीरियल वाइज होंगे, सीरियल वाइज के बिना इसमें से नहीं, अगर आप सीरियल वाइज नहीं याद करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। फिर आता है बोलना, ठीक है। बोलने के बाद आता है पढ़ना और आखिरी में आता है लिखना। यानी कि पहले वो सुनना होगा। आप जब सीधी सीधी बात मान के चलिए, ये है 0 यानी कि डे 1 का बच्चा है, ठीक है। डे 1 का बच्चा आपको बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, वो सुनेगा सारी बातें और रोएगा खाली। यानी कि पहला जो 0 टाइम है, यहाँ से बच्चे की शुरुआत हुई, तो सुनना है सारी बातें। फिर उसके बाद आता है बोलना, फिर वो बच्चा बोलना शुरू करेगा। फिर आएगा पढ़ना, यानी कि पढ़ेगा वो। फिर आएगा लिखना। तो इस तरह से जो है वो है भाषा के कौशल। और ये कौशल आपको पता होने चाहिए, क्रम से पूछे जाते हैं। चाहे आप इसे नोट कर लीजिए, चाहे आप याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कई बार, यानी कि अभी तक के सीटेट में पूछा ही गया है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, याद रखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। तो क्या होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सीरियल वाइज से याद करने हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले हमें लगाना है नहीं पर निशान। और फिर आता है वर्णमाला को क्रमबद्ध कंठस्थ कराना। यानी कि कंठस्थ कराना आपको मैंने बताया था। टैग वर्ड क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड में कंठस्थ कराना, याद कराना, रटना, ये जितने भी टैग वर्ड होंगे आपको क्या बताते हैं। ये आपका अगर नहीं वाला है आंसर नेगेटिव में, तो ये आपका आंसर होगा और इसी में आपको आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान बताना। भाई उपचार का मतलब ही यही होता है, आप किसी भी
सीधे सीधे आप मान के चलिए, आप डॉक्टर हो, या फिर आप टीचर हो, या फिर आप एक पिता हो, एक माता हो, तो जब आप किसी बच्चे की समस्या को ये सॉल्व करोगे तो उपचार तो दोगे। उपचार का मतलब यही है, उपचारात्मक शिक्षा में समस्या के कारणों का सही पहचान होगी, तभी तो उपचार दे पाओगे। भाई आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्यों स्कूल से भाग रहा है, तभी तो आप उपचार दे पाओगे। समस्या का जब सही पहचान ही नहीं होगी तो हम उपचारात्मक शिक्षा कैसे दे पाएंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो कौन सा कथन उचित है। भाषा के चारों कौशल को परस्पर अंतः संबंध होना, यानी कि अभी जो हमने क्या पढ़ा था, पहले क्या आएगा, सुनना, सुनना, फिर आएगा बोलना, फिर आएगा पढ़ना, फिर आएगा लिखना, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये याद रखना। और इसी की बात हो रही है इसमें, ठीक है। देखिए 2 क्वेश्चन आपको सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने से मिल गए, यानी कि भाषा कौशल से। और इंग्लिश में भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन मिल सकता है, तो इसकी भी याद रखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। भाई भाषा को अधिक महत्व देंगे, अधिक से अधिक अवसर। जहाँ पर भी पूरे सीटेट में आपको जहाँ भी अवसर वाली बात दिख जाए और क्वेश्चन में नहीं ना हो, तो अवसर वाली बात अगर आपको दिख जाए तो आंख बंद करके अवसर वाले ऑप्शन को पकड़ लेना। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। तो यानी कि अवसर देने वाली बात कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। हिंदी कक्षा के प्राय हिंदित्व भाषा बच्चे हिंदी सीखने के अनेक कठिनाई का सामना करते हैं। क्यों करते हैं। प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना अंतर है। भाई अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह मिले, देखिए पहली बात तो हमने आंसर क्या पढ़ लिया कि उनकी हिंदी और मातृभाषा में अंतर है। दूसरा ये आंसर इस तरह से मिल सकता है आपको कि उनकी भाषा इंग्लिश है या फिर हिंदी है, मातृभाषा हिंदी है और उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश में इस तरह का मिलेगा और हिंदी में अपोजिट मिलेगा कि उन्हें उर्दू है या फिर इस तरह की भाषा, कोई भी एक भाषा दे देगा और हिंदी पढ़ने में कठिनाई आ रही है। तो इस चीज़ का आप याद ध्यान रखना, बिल्कुल ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन है। जो 11 के पेपर है उसमें जो हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन इस तरह के हैं जो बार बार पूछे ही गए हैं अभी तक के सीटेट में के पेपर में। इसलिए मैं कहता हूँ ओल्ड पेपर आपको लेके रखना चाहिए। और ओल्ड पेपर आपको कहाँ से लेने, चलिए आपको ओल्ड पेपर भी बताता हूँ कहाँ से लेने। इसमें जो हमारी बुक है ये इसमें 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर हैं। और सारे पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, एक ही छोटी सी अमाउंट में। देखिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी यूट्यूब चैनल पर, देखिए कहाँ से लेने आपको पता चले। देखिए जैसे ही आप आएंगे यूट्यूब पर सर्च करना है परीक्षा सहपाठी। जैसे ही परीक्षा सहपाठी सर्च करेंगे यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाना है, जिससे आपकी 2011 से लेकर 2022 तक के सारी प्रिपरेशन हो जाए। और प्रिपरेशन अगर आपको अच्छी करनी है और जल्दी करनी है तो क्या करें, एक छोटी सी अमाउंट में सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, देखिए आपको कहीं नहीं जाना है, अबाउट अस में जाना है, यानी कि अबाउट में जाना है। अबाउट में जैसे ही जाएंगे आपको हमारी सारी चीज़ें मिलेंगी, यानी कि टेलीग्राम का लिंक और साइट का लिंक। जैसे ही आप साइट पर क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको हमारी साइट पर। और साइट पर आपको परीक्षा सहपाठी की साइट पर पेड नोट्स में जाना है और यहाँ पर आपको ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जिसमें ये है एसएसटी के नोट्स अभी आने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2। देखिए पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों मिलेंगे आपको। कुछ नहीं करना है, बस आपको पेपर जो भी बुक आपको लेनी है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ले जाएगा आपको पेज गेटवे पे,
यानी कि पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको क्या डालना है, अपनी ईमेल आईडी, जिस पर भी आपको ईमेल आईडी पे बुक चाहिए, और अपना फ़ोन नंबर, और आपको पेमेंट कर देनी। भाई आप ये देखिए 118 रुपये की कीमत रखी गई है टोटल। जो 10,000 स्टूडेंट है, यानी कि पहले जो 10,000 स्टूडेंट है उनके लिए 118 रुपये रखी गई। एक्चुअल कॉस्ट इसकी ज़्यादा है। आज आप मार्केट में चले जाएं, मार्केट में जाने के बाद आपको 2011 से पेपर पहली बात तो नहीं मिलेंगे, और अगर 2011 से पेपर मिलते भी हैं तो उसमें भी आपको बहुत से जो कोचिंग है या फिर उनकी या जो बुक प्रोवाइड करा रहे हैं उनमें लिमिट होती है कि आपको 6 महीने पढ़ने हैं या फिर 6 महीने नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद वो वापस ले लेते हैं। ऐसे हमारे में नोट्स में या फिर प्रीवियस पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं है। आप अपने आज नोट्स लीजिए, आपका अगला जो भाई बहन बीएड करेगा उसको भी आप ये नोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करा सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई आपका पैसा है, आपने चीज़ खरीदी, मेरे से चीज़ खरीदी, तो आपको ये तो होना चाहिए कि आपके पास चीज़ हो। पैसा आपका, चीज़ हम वापस ले लें या फिर कोई भी वापस ले ले तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सभी को ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ आपको साथ नहीं करी है। यानी कि आपको क्या करना है, एक बार पेमेंट करनी है, चाहे फिर आप उस फ़ोन को या फिर उस ईमेल आईडी से किसी को भी ये नोट्स पढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करना है, एक छोटी सी अमाउंट में ऐसे ही आपको पेपर 2 के मिलेंगे और पेपर 1 के और ईवीएस के जो एनसीईआरटी बेस्ड है नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर क्लिक कर सकते हैं या फिर इन नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको बताएगा। भाई आज के टाइम पे इतने सस्ते, आप अपना खाने पीने पे एक प्लेट चिली पटेटो चाउमीन खा जाओगे, बर्गर खा जाओगे, इतनी सारी चीज़ें कहना, या फिर कहीं वैसे वेस्ट कर दोगे, तो उससे सस्ते तो आपको नोट्स मिल रहे हैं। ये तो सोचिए कितने सस्ते नोट्स मिल रहे हैं, और क्लियरिटी आप देख ही रहे हैं, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स मिल रहे हैं। एज इट इज़ आपको आंसर भी मिल रहे हैं, आपको पीछे पलटने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पलटने की ज़रूरत नहीं, सीधे आंसर मिल रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी तैयारी पर, यानी कि तैयारी कर। चलिए हमारा क्वेश्चन था 98। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको नोट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल आपको क्वेश्चन में भी अलग से कलर लगा के दिया गया है, आंसर में भी अलग से कलर लगा के दिया है, तो जिससे आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आगे चलते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी कि बोलने कौशल में क्या महत्वपूर्ण, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार आपको बोलना आना चाहिए। देखिए आप बोलने वाली चीज़ें समझते हैं, आप अच्छा लिखना जानते हैं, आपने बहुत अच्छा लिख दिया, ठीक है, गद्य भी लिख दिया, पद भी लिख दिया, निबंध भी लिख दिया। आप स्टेज पे खड़े हो गए या 4 आदमियों के सामने खड़े हो गए और आपको बोलना नहीं आता, आप उनके साथ अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट नहीं कर पाते या फिर उनके साथ तू तड़ाक करके बात करते हैं, तो सामने वाला क्या कहेगा कि आपको बोलना अच्छा नहीं आता, आप अच्छे व्यक्ति नहीं। तो यानी कि बोलने से इम्प्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है, इसलिए बोलने का एक उतार चढ़ाव लय इसलिए आपको आनी चाहिए। भाई बोलने में लय होनी चाहिए, उतार चढ़ाव होना चाहिए, ये सब चीज़ें होएगी, अच्छी होगी तभी आप अच्छा बोलने या अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला बनेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के संदर्भ में प्रतिकूल है। तो क्या है प्रतिकूल, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे की भाषा विकास का संदर्भ, यानी कि एक तरह से, तो ये क्या है, शीघ्रात्मक होता है। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, 100वां, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, कहानी सुनने से, क्या है, कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। भाई कहानी हम इसलिए सुनाते हैं बच्चों में कल्पना शक्ति और उनकी चिंतन शक्ति का विकास हो। आप बच्चों को कहानी सुनाएं, कहानी इसलिए सुनाई जाती है कि जिससे वो कहानी की, यानी कि अपने मन में एक इमेजिनरी पावर को विकसित करे और कल्पना शक्ति से अपने
विकास कर कर उस चीज़ों को समझ सके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 101। बच्चे लिखने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर करता है? भाई आपको मैं अभी 1 मिनट रुक के देखिए, हमने कौशल कौन कौन से सीखे? पहला क्या था? सुनना, फिर था बोलना, फिर था क्या? पढ़ना, फिर था लिखना। इसी क्वेश्चन से आपको 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मिल गए। भाई कोई लिखने के कौशल के बारे में बोल रहा है, कोई बोलने कौशल के बारे में। तो आपको ये जो चीज़ें हैं हिंदी में सबसे इम्पोर्टेंट है, 4 चीज़ आपको याद कर लेनी, रट लेना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सीरियल वाइज याद करना। सीरियल वाइज ही इम्पोर्टेंट होता है। और इम्पोर्टेंट अगर आपने क्रम याद नहीं करा, एक बार क्रम पूछा गया था और क्रम में बच्चों को क्रम याद नहीं था। देखिए क्रम याद नहीं था यानी कि हिंदी शिक्षण के बाद भी आपको क्रम याद ना हो तो वो बेकार है। तो चलिए इसका आंसर क्या है? हमारा है अपने अनुभवों को लिखना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है लिखने कौशल में आप बच्चे को कहिए कि आप अपने अनुभव लिखिए, अपनी माता के बारे में लिखिए, आप आज दिन यानी कि अपने घर से यहाँ तक आए उस अनुभव को लिखिए। तो इस तरह की जब बातें कहेंगे तो वो अपने अनुभव को और उसे बिल्कुल स्वतंत्र तरह से लिखने दीजिए। कोई नहीं रोक टोक, उसे कहिए आप जो 20 मिनट का समय दीजिए और 20 मिनट के समय में उसे ना रोकना ना टोकना, बिल्कुल फ्रीली माइंड से उसे लिखने दीजिए, तब वो अपने अनुभवों को लिखेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषी बात, यानी कि बहुभाषीय कक्षा के शिक्षण के रूप में रणनीति का उपाय। यानी कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 40 में से मैं मान के चलता हूँ कि 20 भाषा यानी कि 22 भाषा है हमारे उसमें, 20 भाषा का हम लेके चलते हैं। एक बच्चा 2 बच्चे एक भाषा बोलते हैं, तो आपको बहुभाषी कक्षा की रणनीति में एक उसे ढालना आना चाहिए, तभी आप उसे अच्छा कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? एक साधन है, ठीक है, यह याद रखना साधन है। और जो चीज़ें हैं यानी कि आप ईवीएस की बात ले चलें, एसएसटी की बात ले चलें, साइंस की बात ले चलें, तो वो एक सहायक रूप में काम आती है, क्योंकि हमें वहाँ पर टीचिंग एड मिल जाते हैं बहुत सारे, तो इसलिए हम टीचिंग एड की तरह पढ़ाते हैं। एक बात आपने जब पहली बात तो आपको सबको पता होगा, जब जिन्होंने बीएड में क्या करिए, टीचिंग करिए, कि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत यानी कि लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हैं उन्हीं में बुक यूज़ करने की अनुमति होती है। और वो भी आपसे ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, टीजीटी बीजीटी के इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आपको बुक कैसे पकड़नी होती है। तो बुक पकड़नी होती है लेफ़्ट हैंड में, और लेफ़्ट हैंड में भी उंगलियों के बीच में बुक पकड़नी होती है। ये ध्यान रखना। हिंदी स्टूडेंट्स खासकर ध्यान रखना, बुक अलाउड होती है हिंदी में और किसी में अलाउड नहीं होती। और में आपको सिर्फ बुक में से क्या देखना होता है? चैप्टर देखना होता है, टॉपिक देखना होता है। टॉपिक भी नहीं देखता, आपकी टीचिंग डायरी में जो आप बना के लाएंगे उसमें आपको पहले ही पता होना चाहिए टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाई गृह कार्य आपको किस लिए दिया जाता है? बच्चों की क्षमता उसके स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाता है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। आज के टाइम पे गृह कार्य यानी कि HW जब दिया जाता है सबको एक साथ ही दे दिया जाता है, यानी कि एक साथ दे दिया जाता है। तो एक साथ में कोई बच्चा लो ज्ञान का होगा यानी कि निम्न ज्ञान का होगा, कोई उच्च ज्ञान का होगा, तो उसके हिसाब से नहीं देके एक ही साथ सभी को दे दिया जाता है HW यानी कि होमवर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि नहीं वाला क्वेश्चन है ये। तो असत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर आप 105 में जो चौथा ऑप्शन देखेंगे, पहली बात तो मैंने आपको बताया सबसे बड़े वाले ऑप्शन पकड़ने हैं अगर आपको समझ में आए। तो बच्चे की भाषा संकल्पना और विद्यालय के संचालन भाषा परिवेश को विरोधाभास की भाषा सिखाने में सहायता प्रदान करता है। बिल्कुल असत्य है, ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको
विद्यालय प्रचार इस तरह की भाषा करें, बल्कि एक बात गलत है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है गद्यपद, यानी कि ये है एक गद्यांश। तो गद्यांश के आपको आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके और फिर आप आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, मनु को अपने किस गलती का एहसास हुआ। तो मनु को उसके डायरी में वेरेगा शब्द का प्रयोग किया, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, गांधी जी ने विग्रह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो उन्होंने विग्रह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग किया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है। तो इबादत करने जैसा क्यों कहा है, तो इबादत करने के लिए क्यों कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। भाई डायरी लिखते हो तो डायरी में आपको पता है कि आप ये डायरी का मतलब ये हो कि आपका प्रतिबिंब, तो इसका आंसर भी शायद यही होगा। हाँ, इसका आंसर यही है, एक ही है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे व्यक्ति स्वयं विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन करता है। मैंने अभी यह पता है कि डायरी आपका प्रतिबिंब होता है जिसमें आप सारी चीज़ें लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो वो करते थे डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में मिलेंगे, पैराग्राफ आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। 111 में प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। भाई प्रतिदिन में कौन सा समास है, अविभाज्य समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। और गद्य में आपको समास, अलंकार, इस तरह की चीज़ें जरूर मिलेंगी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। 112 पढ़ते हुए कितने पच गए। क्या ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 112 क्या कह रहा है, पढ़ा हुआ कितना पच गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा पढ़ा हुआ कितना आत्मसात, यानी कि आपको एक तरह से समझ में आया। तो ये है ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। तो कार्य शब्द का है काज, यानी क्या है काज। और तद्भव और तत्सम आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तद्भव और तत्सम कमेंट सेक्शन में मुझे भी पता है कि आपको पता भी है कि नहीं पता, तद्भव और तत्सम। 114 क्या है, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाएंगे। तो क्या होगा वैचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान रखना। ये है पोएम, आपको पोएम देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, आराम से देखिए। 2011 के पेपर में ये पोएम आई थी। चलिए 115 क्वेश्चन, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है, बेखबर होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। मतलब कवि क्या कह रहा है, लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पतन की राह पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित करता है, यानी कि किस तरह के व्यक्ति को संबोधित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो जीवन में कठोर वास्तविकता से बेखबर है, उनको वो जागरूक करता है एक तरह से। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है, तो वो जगाना चाहता है ताकि मनुष्य गतिशील आ सके, मतलब गतिशीलता आ सके और उसमें वह प्रकृति के पथ पर चल सके। देखिए मैंने आपको कहा था कि बड़े आंसर को पकड़ना है, इसी तरह के पोएम में भी जो बड़ा आंसर हो उसी को पकड़ना, अगर आपको ना समझ में आए तो। चलिए 119 देखते हैं, अतः तो ये है पोएम का कथन, यानी कि पोएम की पंक्ति है, पोएम की पंक्ति में से पूछा गया। तो इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, तो वो है अनुप्रास अलंकार, यानी कि अनुप्रास, आ 2 बार आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो क्या होगा? जागृत, यानी कि जगाना, एक तरह से ये जागना हो जाए, जगाना आ जाए, जागृत करना आ जाए, इस तरह के जो आ जाए तो आपको वो आपका आंसर होगा। शीर्षक पूछा जाए तो इसका शीर्षक ये होगा। ठीक है बच्चों, इसमें हमने देखिए ईवीएस का 2011 का पेपर देख लिया हमने, ठीक है, सीडीपी का देख लिया सेक्शन 2011 का, अब हिंदी का देख लिया, ये सारे हमने 2011 का देख लिया। और आपको ये जो पेपर है यानी कि 2011 का पेपर और 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर, आपको सारे पेपर एक ही जगह मिल रहे हैं, बस वो छोटी सी अमाउंट में, यानी कि 118 रुपये में सारे पेपर मिलेंगे विद आंसर। यानी देखिए आंसर भी बिल्कुल क्लियर आपको पेज मिल रहा है, सब चीज़ें आपको आसानी से मिल रही है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। या फिर आप परेशान होते रहते हैं, बुक के पन्ने पलटते रहते हैं, फिर आपको आंसर मिलता है, ऐसा भी नहीं। यहाँ से सीधे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मिल जाएगा। और ओल्ड पेपर का महत्व आज अगर आप नहीं समझे तो सीटेट आप पास नहीं कर पाओगे। सीटेट में 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर को रट लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके 50% यानी कि 75 नंबर तो बिना पढ़े कुछ भी आ जाएंगे। यानी कि कोई भी किताब मत पढ़ी, सिर्फ ओल्ड पेपर पढ़ लीजिए और ओल्ड पेपर से आके 75 नंबर आ जाएंगे। 75 के बाद अब बची तुक्के वाली बात, यानी कि 90 नंबर तो ऐसे ही आ जाते हैं। ये है पेपर 1 की बात। पेपर 2 में अब आता है सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके आप प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे, क्योंकि 75 नंबर में पैडागोजी आती है और पैडागोजी रिपीट होती है, घुमा फिरा के बात होती है। यानी कि खरबूजा चाकू बेच रहे हैं, चाकू खरबूजा बेच रहे हैं, कटना खरबूजा ही है, यानी कि आनी पैडागोजी ही है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पेपर ले लीजिए, प्रीवियस पेपर लेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि सीटेट का महत्व क्या है। जब आप प्रीवियस पेपर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। और एक बार जब आपने प्रीवियस पेपर पढ़ लिए और आपको याद हो गए तो कोई ताकत नहीं कि आपको सीटेट पास होने से रोक सके। ठीक है बच्चों, ये चीज़ है। और इसका जो पेपर का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बुक आपको कैसे लेनी है आपको बता दिया गया है। आपको लिंक्स पे क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाना है और एक अमाउंट पे करते ही आपके पास पेपर पहुंच जाएंगे। कोई लिमिट नहीं है, कभी तक आप यूज़ करें जब तक आपका मन करे। ऐसे ही आपको नोट्स है, आप जब तक यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, जिससे आपके दोस्त को भी आपको भी इस तरह की वीडियो मिलती रहे और सीटेट क्या आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।